अगर ये बात तय है और एक थंब रूल है, एक फॉर्मूला है, पॉलिटिक्स डिवाइड्स एंड कल्चर यूनाइट्स, अगर ये थंब रूल है, स्थापित सत्य है, तो फिर राजनीति से ये उम्मीद करना कि वो जोड़ने वाली हो जाएगी वैसा ही है जैसे किसी कमल के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना कि हे कमल तुम गुलाब हो जाओ। लेकिन फिर वहां उदाहरण भी दिए गए, वहां पर बताया गया लिच्छवी शासन के समय क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था, शिवाजी जब उनका शासन आया तो क्या हुआ। जोड़ने वाला शासन मुमकिन है, यह बात भी कही गई। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि क्या सभी दलों के लिए ये है, तो उन्होंने कहा हमारे देश में जोड़ने वाले नेता हैं। दलों के संदर्भ में उन्होंने नहीं कहा, मतलब हर दल में तोड़ने वाले भी हैं, जोड़ने वाले में भी, जोड़ने वाले भी हैं। क्या इस बात को लेकर मैं आगे जाऊं? प्रोफेसर गीता भट्ट, तोड़ने वाले भी हैं, जोड़ने वाले भी हैं और हर एक दल में है क्या? जी दिनेश जी, देखिए ये जो विषय है, अगर आप देखें तो जो बार बार एक जो विषय को जो तोड़ने वाले नेता हैं वो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति करने का प्रयास करते रहे हैं, उसके कारण जो है इस तरह का जो भ्रम फैला है समाज में, वह कारण है। और इसका आप देखें, ऐसा नहीं है, अगर आप अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि हमें इतिहास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतिहास में जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास सबक भी सिखाती है और हमें प्रेरणा भी देती है। अगर आप देखें तो संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उनमें अगर देखें तो जब ये बात आई कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होना चाहिए, तो वहां बेगम अजीजा रसूल जैसे थे जिन्होंने खड़े होकर वहां उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और कहा कि नहीं, ये हमारा सांस्कृतिक विभाजन होगा। ऐसे ही तजम्मुल हुसैन थे, उन्होंने इस बात को कहा कि अल्पसंख्यक शब्द जो है ये ब्रिटिशर्स ने हमें दिया है, कहीं भी संविधान में इस शब्द का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं और हमें इन उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए जो नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं जो अभी इंद्रेश जी ने कही कि क्या 4 जुलाई 2021 इस देश की सियासत में मील का पत्थर साबित होगी, और क्या इस बात के बाद ये एक आवाहन का काम करेगी कि तोड़ने वाली राजनीति समाप्त हो जाए? जरा ये बात मैं समझना चाहता हूं। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, बल्कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरएसएस के विचार जरूर हम जानना चाहते हैं इस मुद्दे पर और स्पष्ट तरीके से अलग अलग लोगों से बात करके जानना चाहते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कल से आप इस पर जो चर्चा देख रहे हैं, सबसे पहले तो उस बारे में आपकी टिप्पणी। नहीं, अभी वो ईयरफोन लगा रहे हैं, उनको अभी आवाज नहीं जाएगी मेरी। मैं इस बात को लेकर विजय शंकर तिवारी जी के पास जाना चाहता जी। राकेश जी को आवाज जा रही है क्या मेरी? अभी नहीं जा रही है। हाँ, विजय शंकर तिवारी जी, क्या 4 तारीख मील का पत्थर साबित होगी? देखो दिनेश जी, इस देश की जो जनसंख्या है 135 करोड़ है और आप कल्पना करिए कि 135 करोड़ देश की जनता अगर एक मत हो जाए तो जो हम कल्पना करते हैं कि दुनिया का सिरमौर भारत बन सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इसको जोड़ेगा कौन? आप देश ये बेमनस्यता और इस प्रकार का जो अलगाव दिखाई पड़ रहा हो, जिसका कारण राजनीति भी हो सकती है और कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत शिक्षा भी हो सकती है, वो जोड़ेगी कौन? तो एक ही तत्व है, एक ही तथ्य है, वो डीएनए। डीएनए एक ऐसा तथ्य है जो सबको एक साथ जोड़ सकती है और वो जोड़ती भी है। लेकिन उसके साथ कुछ अतिवादिता जो हुई है जिसके कारण ये विभिन्नता हो चुकी। मैंने पहले कहा कि जो हिंदू सोच है वो समावेशी है। नहीं, मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि क्या बात कही जा रही है, इसके साथ साथ कैसे कही जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? जब राहत इंदौरी ये कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है, तो क्या बाप वहां इंटिमिडेट कर देता है क्या? मैं ये समझना चाहूंगा सर। लेकिन मैं राकेश जी के पास जाना चाहता हूं। राकेश जी, कल से आज तक आप तर्जुमानियां देख रहे हैं, संघ प्रमुख ने जो कहा उसकी आपकी टिप्पणी सबसे पहले। देखिए, वास्तव में क्या है कि इस देश में एक धारा औपनिवेशिक काल से और उसके पहले मुगल काल का भी योगदान था, बनी कि आस्था के आधार पर लोगों का विभाजन करना। पीपुल, लोग एक शब्द है और राष्ट्र के साथ लोग की आत्मीयता, संस्कृति, विरासत और राष्ट्रीयता के आधार पर होती है। जब लोगों में खंडन होता है कि मैं अल्पसंख्यक, तुम बहुसंख्यक, ये अवधारणा पश्चिम की थी, जहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज था, जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाई चली यूरोप में, उसी तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई चली। भारत में ये परंपरा रही ही नहीं। शंकराचार्य के को भी चुनौती देने वाले को किसी ने प्रोसिक्यूट नहीं किया। बनारस में मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती काशी में ही बैठकर 300 पंडितों के साथ डिबेट करके और वहाँ स्वागत करवाते हैं। तो जहाँ तर्क आधारित समाज है वहाँ पर इस तरह का विवाद नहीं रहा है। इसलिए जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा को जोड़ा गया है वह सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर जोड़ा गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य औपनिवेशिक काल था, वो तो ठीक था।
कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें 10 जनपद यानी नेहरू गांधी से लेकर आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक इस पद्धति को आगे बढ़ाया। देश के विभाजन के बाद ये उम्मीद थी, जो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है दिनेश जी, जो मैं बताना चाहता हूं, देश के विभाजन के बाद लखनऊ में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, दिल्ली में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया मुसलमानों का, और करने वाले मौलाना आज़ाद थे, जो कि अपेक्षाकृत सेकुलर नेता थे। तब राम मनोहर लोहिया, जो सोशलिस्ट नेता थे, आरएसएस के नहीं थे, राम मनोहर लोहिया ने प्रेस रिलीज जारी करके एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा यह अंतिम सम्मेलन हो चाहिए, किसी धर्म के नाम पर इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करना 47 के पहले घड़ी की सुई को ले जाना। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो डिजॉल्व करने का प्रस्ताव आया वो भी रिजेक्ट हो गया। एक और मैं दिनेश जी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जो मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुआ वो कराची में हुआ, जिसे भारत से 120 प्रतिनिधि गए थे। ये आज़ादी के बाद मैं 48 की कहानी बता रहा हूँ। दिसंबर 47 में 15 दिसंबर 47 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पेज का न्यूज़ छापा। उसमें कायदे आजम जिंदाबाद का नारा लगा। जिन्ना ने निर्धारित किया कि भारत के मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन होगा। पाकिस्तान का लियाकत और भारत का जो मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उनको बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो एक समरसता की धारा चलनी चाहिए थी आज़ादी में और पार्टीशन के लेसन लेने के बाद, वो धारा बंद हो गई। फिर वही धारा चली जो अंग्रेज चलाते रहे। मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट ने एक बड़ी पहल और ऐतिहासिक पहल इसलिए है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं, जब हम मेजॉरिटी अपने को मानते नहीं हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, क्योंकि हम अपने को कम्युनिटी, हम एक राष्ट्रीय समुदाय मानते हैं। ठीक है सर। उसके सबसे बड़े मुखिया ने एक पहल की कि जो भी हिंसा का सहारा लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद गौहत्या के नाम पर जो हिंसा हुई उनको डिसऑन किया। उस डिस्कोर्स को, उस विमर्श में हस्तक्षेप किया जिस विमर्श में अनर्गल बातें कही जाती थी। तो मोहन जी ने विमर्श के अस्वस्थ विमर्श को स्वस्थ करने की कोशिश की। और दूसरा, मुसलमानों को एक संदेश दिया कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता और हमारे पूर्वज, ये चारों एक हैं। इन चारों के आधार पर हमारे एकत्व, एकता की भावना, समरसता की भावना के बहुत बड़े आधार हैं। मत पद्धति के आधार पर हम विभाजन ना करें। नहीं, एक बात और राकेश जी मैं समझना चाहता हूं। आपने जो बताया है डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों का सिद्धांत था और बाद के लोग जिनको ये सूट करता रहा वो इसको साथ में लेकर चलते रहे। तो फिर कहां तक परिवर्तन होगा? हमारी मौजूदा राजनीति में परिवर्तन होगा, जिस तरीके से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसमें परिवर्तन होगा, और ये बात संविधान तक जाएगी। तो परिवर्तन तो आमूलचूल करना पड़ेगा। फिर देखिए दो तीन परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। वो परिवर्तन का मॉडल हमारे पास है। जब पारसी इस देश में आए, तो मैं इसका उदाहरण बार बार देता हूं कि यहाँ के राजा ने, पारसियों को भाषा का संबंध नहीं था, तो जहाज पे पारसी थे, उनको एक गिलास दूध भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ जगह नहीं है। जगह इसलिए नहीं है कि हमारी संस्कृति कुछ अलग है, आप आएंगे पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने दूध में चीनी डालकर मैसेज भेज दिया कि हम दूध में चीनी की तरह मिल जाएंगे। वो भारत आए। 1931 की जनगणना में 1,09,000 पारसी थे। यदि हिंदू समुदाय मेजोरिटेरियन होता तो 1,09,000 को हम हिंदू बना देते। लेकिन पारसियों ने जिस तरह से भारत की संस्कृति में, सभ्यता में योगदान दिया, और एक उदाहरण देता हूं दिनेश जी, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, उसमें 72 प्रतिनिधि में 59 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे, 2 क्रिश्चियन थे, 9 पारसी थे। अब देखिए, पारसियों की जनसंख्या 0.00047 था और मुसलमानों की जनसंख्या द्वितीय सबसे बड़ी कम्युनिटी थी और प्रतिनिधित्व 9 था। तो कहने का सेंस यह है कि ये मॉडल हमको अमेरिका से, फ्रांस से या अरब से लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में पारसियों ने दिखाया। देखिए, एक अंतिम शब्द बोलना चाहता हूं। 2 होता है, माइनॉरिटी बाय विल, माइनॉरिटी बाय कंपल्सन। तो माइनॉरिटी बाय कंपल्सन वहाँ होता है जहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी आप अत्याचार करता है, आपको पूजा नहीं करने देती है, आपको मस्जिद जाने नहीं देती है, मस्जिद बनाने नहीं देती है, आपको अपने यूनिफॉर्म पहनने नहीं देती है। तो मेजोरिटी बाय कंपल्सन होता है, तब संविधान की जरूरत पड़ती है। जहाँ मेजोरिटी बाय विल है, जो पारसियों के साथ है, विल से मेजोरिटी हमें माइनॉरिटी नहीं मानते हैं। तो माइनॉरिटी बाय विल का जो मॉडल है, उसे मुसलमानों को, ईसाइयों को स्वीकार करना चाहिए। उनकी पूजा संघ के विद्यालयों में, मैं ये डाटा देना मैं इसलिए क्रेडिट नहीं मानता हूं कि हम अंतर नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने। स्कूल में और क्या इस तरीके से देखा जाएगा माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटी बाय विल, माइनॉरिटी बाय कंपल्शन? बाय कंपल्शन का हिंदुस्तान में सवाल नहीं है, तो माइनॉरिटी बाय विल के लिए क्या माइनॉरिटी अपनी विल के साथ सामने आएंगे? आपका बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपने कुछ और इसमें और क्लैरिटी ला दी कुछ एक बातों में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।